हेलो इंटेलिजेंस, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। आज की हम वीडियो में 10th क्लास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बेटा जो भी हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे हैं उन सब का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लैम्डा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर एंड x प्लस लैम्डा वाई इक्वल्स टू 1 हैव नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट इनका नो सोल्यूशन बन जाए या इनका इनफाइनाइट सोल्यूशन बन जाए और थर्ड क्वेश्चन में इनका यूनिक सोल्यूशन बन जाए। ये कोई एमसीक्यू नहीं है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a1 आ जाएगा लैम्डा, ठीक है। b1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और c1 की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर। सिमिलरली a2 की वैल्यू यहाँ से आ गई 1, b2 की वैल्यू बन जाएगी बेटा लैम्डा एंड c2 की वैल्यू बन जाएगी 1। ओके, अब देखना ध्यान से a1 by a2 इज़ लैम्डा बाई 1 विच इज़ लैम्डा, b1 by b2 इज़ 1 अपॉन लैम्डा एंड c1 by c2 इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर बाई 1 विच इज़ लैम्डा स्क्वायर। ओके, अच्छा अब देखो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला था? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मीनिंग होता है कि a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 विच इज़ नॉट इक्वल टू c1 by c2, है ना। तो देख लो a1 by a2 इज़ लैम्डा, ओके, b1 by b2 इज़ 1 बाई लैम्डा नॉट इक्वल टू c1 by c2 इज़ लैम्डा स्क्वायर। ओके, अब पहले इन दोनों को कंसीडर कर लो। तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा, इससे हमें क्या मिला? लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहाँ से क्या बन जाएगा? लैम्डा की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी +1 एंड -1। ओके, सेकंड देखना, इन दोनों को कंसीडर कर लो। 1 बाई लैम्डा इज़ नॉट इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर, है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा यानी कि लैम्डा क्यूब इज़ नॉट इक्वल टू 1। लैम्डा क्यूब किसका क्यूब? 1 होता है, 1 का क्यूब भी तो 1 होता है, ठीक है। यानी कि लैम्डा इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। मेरी बात को समझ गए? ये क्या कहता है कि लैम्डा +1 और -1 के इक्वल है, ये कहता है लैम्डा +1 नहीं है। तो यानी कि हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, लैम्डा इक्वल्स टू -1। ओके, तो देयरफॉर तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन, ठीक है, व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू -1 के लिए इसका नो सोल्यूशन बनेगा। अब सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में क्या बोला था उसने? इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब होता है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारे इक्वल हैं। ओके, यानी कि लैम्डा किसके इक्वल है? 1 बाई लैम्डा, वो किसके इक्वल है? लैम्डा स्क्वायर के, समझे? ठीक है, तो उसी तरह से पहले दो कंसीडर कर लो। लैम्डा इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा, जहाँ से क्या मिलेगा? लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जहाँ से मिल जाएगा लैम्डा इज -1 एंड +1। ओके, सिमिलरली लास्ट टू कंसीडर करेंगे तो ये चीज़ होएगी कुछ, यानी कि लैम्डा क्यूब इक्वल्स टू 1, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू 1। अब दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है? लैम्डा इक्वल्स टू 1 ना, ठीक है। -1 तो वैसे भी छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि -1 के लिए तो नो सोल्यूशन है। तो यानी कि -1 छोड़ दिया तो +1 ही तो बची पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू +1 के लिए हमें क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस मिलेंगे। ओके, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या था? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, ओके। यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है? a1 by a2 और b1 by b2 सेम नहीं होते, c1 c2 से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। यानी कि लैम्डा इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा ना, बात को समझ गए, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, यानी लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू -1 एंड +1। यानी कि इसमें हमें इन इक्वेशन के मिलेंगे यूनिक सोल्यूशन व्हेन लैम्डा की वैल्यू -1 और +1 को छोड़ के, -1 और +1 को छोड़ के जो मर्जी आप रियल नंबर उठा लो, सबके लिए हमें क्या मिलेंगी? यूनिक सोल्यूशन ही मिलने वाला है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ के द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव नो सोल्यूशन। इनके नो सोल्यूशन है। ये फिर से ऊपर वाले टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। kx प्लस 3y इक्वल्स टू के, kx प्लस 3y इक्वल्स टू के एंड सेकंड वन इज 12x प्लस ky इक्वल्स टू के, 12x प्लस ky इक्वल्स टू के। अब कौन सा सोल्यूशन मिला हमें? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइंस, यानी a1 a2 b1 b2 तो सेम है लेकिन c1 c2 सेम नहीं है। ओके, तो बस वैल्यूज पुट कर दो। k/12 इक्वल्स टू 3/k विच इज़ नॉट इक्वल्स टू k/k। ओके, ये तो कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट टू कंसीडर करो, ये बन जाएगा k स्क्वायर इक्वल्स टू 36, ठीक है। यानी k की वैल्यू क्या आ गई? 6 एंड -6, ठीक है। अब इन दोनों को कंसीडर करो, 3/k नॉट इक्वल टू 1, ठीक है जी, यानी कि k नॉट इक्वल टू 3 आ गया। अब इसकी तो जरूरत पड़ी नहीं, यानी कि k के इन्फाइनाइट मैनी इक्वेशन के इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशन कब आएंगे? -6 और +6 के ऊपर। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड भी कुछ इसी टाइप का है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b दे हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन है बेटा? अब इनफाइनाइट सोल्यूशन है,
तो इन्फाइनाइट वाला फंडा लगा दो, ठीक है जी। इन्फाइनाइट में क्या था हमारे पास, इन्फाइनाइट में था कि तीनों रेशो आपस में सेम होंगी, ठीक है। A1/A2, यहाँ पर A1 1 है और A2 की वैल्यू A-B है, ठीक है। यानी कि A1/A2 किसके इक्वल है बेटा, B1/B2 यानी 2/A+B, ठीक है जी। 2/A+B इक्वल्स टू C1/C2, C1 इज़ 1 एंड C2 इज़ A+B-2, ओके। C1 इज़ 1 एंड C2 इज़ A+B-2, गेटिंग माई पॉइंट, ओके। अब बस कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी वहाँ से। देखना पहले इन दोनों को कंसीडर कर लो, ठीक है जी। A+B इक्वल्स टू A+B क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2A-2B आ जाएगा, ओके। तो आप क्या करो, A+B-2A+2B इक्वल्स टू 0, तो ये बन गया अपने पास -A+3B इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो आपके पास ये बन जाएगी, ओके। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या है, इन दोनों को कंसीडर कर लो। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2A+2B-4 किसके इक्वल आएगा, A+B, ओके। सिमिलरली इनको इधर ले जाओ तो 2A-A बन जाएगा, 2B-B B बन जाएगा इक्वल्स टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब इन दोनों को सोल्व करना है, आपको एलिमिनेशन मेथड आता है, इनको ऐड करो, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। ए कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं चलो यहाँ पे कर देता हूँ -A+3B इक्वल टू 0, ये थी दूसरी इक्वेशन। तो 4B इक्वल्स टू 4 आ गया, यानी बी की वैल्यू 1 आ गई, ओके। बी की वैल्यू 1 आ गई, अब बी की वैल्यू 1 वापस पुट कर दो। तो -A+3B इक्वल टू 0 था, तो -A+3 इक्वल टू 0, यानी ए की वैल्यू 3 आ गई, सिंपल, ओके। बी इज़ 1 एंड ए इज़ 3। नाउ थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू की वैल्यूज बतानी है कि दीज इक्वेशन रिप्रेजेंट पैरेलल इक्वेशन। बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस है इसमें, ठीक है ना। 3x-y-5 इज 0, 6x-2y-p इज 0 रिप्रेजेंट पैरेलल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है बेटा, पैरेलल इक्वेशन है। पैरेलल का मतलब नो सोल्यूशन ना, तो बस कर दो इनको सोल्व। A1/A2 यानी कि 3/6, ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। 3/6 किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, -1/-2, -1/-2, जो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, -5/-p, ठीक है। क्यों हमने करा, क्योंकि उसने पैरेलल लाइन बोला, उसका मतलब नो सोल्यूशन होता है, ओके, ठीक है। तो विटामिन, हाँ, तो ये क्या बन गया, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 नॉट इक्वल्स टू 5/p, ओके। तो इन दोनों को कंसीडर कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी p इज़ नॉट इक्वल टू 10, सिंपल आ गया, समझे। यानी 10 को छोड़ के p की जो मर्जी वैल्यू पुट करो, समझे, आपके पास हमेशा पैरेलल लाइन ही आएंगी। अच्छा, दूसरे में क्या, नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन तो फिर से पैरेलल लाइन ही हो गया, ठीक है। नो सोल्यूशन तो फिर से पैरेलल लाइन हो गया। तो ये क्या बन गया, A1/A2 यानी -1/p इक्वल्स टू B1/B2 p/-1 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2 दैट इज़ 1/1, जो कि 1 ही होता है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ से p² इक्वल्स टू 1, यानी p की वैल्यू -1 और +1 आ जाएगी, ठीक है। जब इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो -p इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, यानी p इज़ नॉट इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। अब ये कह रहा है -1 है, ये कह रहा है -1 नहीं है, तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी क्या बनी, +1 बनी, यानी p इज़ इक्वल्स टू +1 पुट करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिले, ओ सॉरी इन्फिनिट, ओहो, नो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटरसेक्ट एट यूनिक पॉइंट। यूनिक पॉइंट का मतलब क्या है, यूनिक पॉइंट का मतलब क्या है कि इंटरसेक्ट कर रहा है वो, ठीक है, यानी A1/A2 और B1/B2 सेम नहीं है। तो -3/2p, ठीक है, ये क्या बन गया, -3/2p किसके इक्वल नहीं आएगा, B1/B2 यानी कि 5/-3, क्या आ जाएगा, 5/-3, बस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 10p इज़ नॉट इक्वल्स टू 9, तो p इज़ नॉट इक्वल्स टू 9/10, यानी कि p की वैल्यू 9/10 छोड़ के जो मर्जी पुट कर दो, आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। फोर्थ वन में फिर से यूनिक सोल्यूशन ही पूछ लिया, तो बस 2/p, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 2/p किसके इक्वल नहीं आएगा बेटा, 3/-6, किसके इक्वल नहीं आएगा, 3/-6। A1/A2 B1/B2 सेम नहीं है, तो ये -1/2 है, तो यहाँ से क्या बन गया, p इज़ नॉट इक्वल्स टू -4, यानी कि p की वैल्यू आप -4 छोड़ के जो मर्जी पुट कर दो, आपको हमेशा यूनिक सोल्यूशन ही मिलने वाला है, ठीक है। सिर्फ आंसर ना निकाला करो, उस आंसर का मतलब क्या है वो भी जाना करो, ठीक है। p इक्वल टू -4 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि -4 को छोड़ के आप जो मर्जी पुट करते जाओ, यूनिक सोल्यूशन आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, तीनों सेम है। इनफाइनाइट का मतलब क्या, तीनों सेम है, तो कर दो 2/2p किसके इक्वल होगा बेटा, 3/p किसके इक्वल होगा बेटा, 7/28 - समझे। हाँ, इसको बेटा एक बार देखो, यहाँ पे y आ गया ना, तो पहले y वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो,
ठीक है, ये गलती मत करना। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, एक इक्वेशन तो ये आ गई ना 2x प्लस 3y इक्वस टू 7, एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी में बेटा ये y वाली नहीं है, इसको उधर ले जाओ, ये बनेगा 2px प्लस py, ये प्लस qy इक्वस टू 28। तो ये बन गया 2px प्लस p प्लस qy कॉमन इक्वस टू 28। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझे? अब देखो ध्यान से, अब आप लगाओ इन्फाइनाइट का 2/2p, 2/2p किसके इक्वल है बेटा, 3/p प्लस क्यू, 3/p प्लस क्यू किसके इक्वल है बेटा, 7/28। ठीक है, तो ये कट जाएगा 2 ये कट जाएगा 1/4, यानी आपके पास बचेगा 1/p इक्वस टू 3/p प्लस क्यू इक्वस टू 1/4। अब तीनों इक्वल का मतलब ये होता है कि आप जो मर्जी दो कंसीडर कर लो। मैं फर्स्ट और लास्ट कंसीडर कर रहा हूँ। 1/p इक्वस टू 1/4, जहाँ से मुझे क्या मिला, p की वैल्यू 4 मिल गई, p की वैल्यू 4 मिल गई। अब इसका क्या फ़ायदा होगा बेटा, p की वैल्यू 4 मिल गई तो आप फर्स्ट और सेकंड ले लो या सेकंड और थर्ड ले लो, जो मर्जी कर लो। ठीक है, मैं सेकंड और थर्ड ले रहा हूँ, p प्लस क्यू इक्वस टू 1/4। अब p की वैल्यू तो 4 है ही है ना, तो 3 टाइम्स 4 प्लस क्यू इक्वस टू 1/4, तो यहाँ से क्यू आ गया ना अपने आप, ये बन गया 12 इक्वस टू 4 प्लस क्यू, तो 12 माइनस 4 क्या हो गया, 8, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 8। समझे? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। समझे? चलिए, पी की वैल्यू क्या आ गई 4 और क्यू की वैल्यू क्या आ गई 8। अब आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स की तरफ। बड़े अच्छे बड़े सुंदर क्वेश्चन है बेटा, मेरे फेवरेट है। 2 पाथ्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। वो कह रहा है 2 पाथ्स हैं, 2 स्ट्रेट लाइन है, वो क्या है, इन इक्वेशन से पाथ का मतलब हो गया रास्ता। ठीक है, मान लो जैसे एक रोड इस तरफ जा रही है, दूसरी रोड इस तरफ जा रही है, तो उन दोनों, अब क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है तो उनकी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, हमें क्या देखना बेटा, चेक दे क्रॉस ईच अदर। वो कह रहा है चेक करो वो क्रॉस करते हैं कि नहीं एक दूसरे को। ठीक है, मान लो जैसे कि मैं कहूँ एक रोड ये है स्ट्रेट वाली, ठीक है, इसकी ये इक्वेशन दे रखी है। दूसरी रोड मैं बोलूँ, मान लो ये है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसकी इक्वेशन दे रखी है। उसने पूछा दोनों क्रॉस कर रही हैं, क्रॉस करने का मतलब यही हुआ ना भी ऐसे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ऐसे रोड जा रही हैं दोनों। ठीक है, यानी कि वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। मेरी बात को समझे? ठीक है, हमने ये चेक करना है वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 और b1/b2 सेम नहीं आने चाहिए। ठीक है, बस अगर वो सेम आ गए तो हमारा आंसर नो हो जाएगा, क्योंकि वो क्रॉस करेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो सेम आ गए तो c1/c2 पे डिपेंड करेगा ना, इनफाइनाइट है कि नो सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से बेटा a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, b1 की वैल्यू आ जाएगी -3, c1 चलो जरूरत तो है नहीं, चलो लिख लेते हैं। a2 की वैल्यू आ जाएगी -2, b2 की वैल्यू आ जाएगी 6 और c2 की वैल्यू आएगी 5। अब आप a1/a2 चेक करो, वो बन जाएगा 1/-2 यानी कि -1/2। आप b1/b2 चेक करो, वो बन जाएगा -3/6 यानी कि -1/2। अब बेटा ये तो दोनों सेम आ गए, ये तो दोनों सेम आ गए, यानी कि ये दोनों क्रॉस नहीं करेंगी, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, देयरफॉर द टू पाथ्स डज नॉट इंटरसेक्ट या क्रॉस ईच अदर। इंटरसेक्ट मत लिखो, क्रॉस लिख दो, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन था आपका। नाउ सिक्स्थ देखते हैं बेटा, सिक्स्थ में क्या है, राइट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ यूनिक सोल्यूशन x इक्वस टू -1 एंड y इक्वस टू 3। वो कहता है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखो, ठीक है, जिसका ये यूनिक सोल्यूशन हो। ठीक है जी, तो हाउ मैनी सच पेयर्स यू कैन राइट, आप इतने कितने पेयर लिख सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं, ये बस आपकी नॉलेज के लिए है, कॉन्सेप्ट की नॉलेज चेक करने के लिए। देखो चेक कर लेते हैं। एक्स इक्वस टू -1 और वाई इक्वल टू 3 यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। वो कहते हैं इक्वेशन लिखो। अब देखो बेटा जनरल इक्वेशन क्या होती है, यही होती है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वस टू 0। दूसरी क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये तो जनरल इक्वेशन होगी। अब इनका सोल्यूशन क्या है बेटा, -1 और 3। इनका सोल्यूशन क्या है, -1 एंड 3, -1 एंड 3, ये इनका सोल्यूशन है। यानी x की जगह -1 पुट करो, -a1 प्लस 3b1 प्लस c1 इक्वस टू 0, ये एक इक्वेशन आ गई। सेकंड क्या बनेगी, -a2 प्लस 3b2 प्लस c2 इक्वल टू 0। समझे? देखो बेटा यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन के लिए a1/a2 b1/b2 सेम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज़ पुट करनी है। और आपको पता बेटा ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है, रियल नंबर्स ही तो हैं, और रियल नंबर्स हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं, तो यानी कि इनफाइनाइट सच। ठीक है, देयरफॉर इनफाइनाइट सच इक्वेशंस आर पॉसिबल। ठीक है, ऐसी कितनी इक्वेशंस पॉसिबल हैं बेटा, इनफाइनाइट पॉसिबल हैं, क्योंकि ए बी सी नंबर्स ही तो हैं, नंबर्स हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं। फिर उसने कहा कोई 2-4 लिख के बता दो, आप कर लो आप। ए को हम क्या पुट करें बेटा, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7th में है, इफ़ 2x प्लस वाई इज़ 23, ठीक है, एंड 4x माइनस वाई इज़ 19, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ
5y माइनस 2x एंड y बाई एक्स माइनस 2, यानी कि ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, उस अकॉर्डिंग हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। अब इन दोनों की हेल्प से इसकी वैल्यूज़ कैसे निकलेगी बेटा, इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल, जैसे मर्जी आपका मेथड। तो वहाँ से अपने पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी ना, वही एक्स और वाई की वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करके इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं बेटा। बड़ा ही अच्छा है, ये तो सीधा दिख रहा है, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। कैसे एलिमिनेशन लगाएंगे बेटा, ये देखो, ये वाई और माइनस वाई सेम नहीं है, इनको सीधा ऐड कर दो, तो ये 6x इक्वस टू 42 हो गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 7 आप जहाँ मर्जी पुट कर दो। 2x प्लस वाई इक्वस टू 23 मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 7 प्लस वाई इक्वस टू 23, यानी 14 प्लस वाई इक्वस टू 23। 14 दूसरी तरफ जाके माइनस होएगा, यानी कि y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, अब y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 7 पुट कर दो, 5y माइनस 2x। तो 5y माइनस 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5y माइनस 2x, यानी कि 45 माइनस 14। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ गया, 29। सिमिलरली y बाई एक्स माइनस 2, तो y अपॉन एक्स माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी, y 9 है, x 7 है, माइनस 2। ठीक है, इनका एलसीएम कर लो, 7 आ जाएगा, तो 9 माइनस 14 बाई 7, तो कितना आंसर आ गया, -5 अपॉन 7। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 से इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन रेक्टेंगल। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रेक्टेंगल आ गई, मतलब शेप आ गई, अब क्या करें बेटा, आपको बस प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखनी है। रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, हम 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो x प्लस 3y और 13 आपस में सेम हो जाएंगे। ठीक है, यानी x प्लस 3y और 13 आपस में सेम हो जाएंगे। 3x प्लस वाई और 7 आपस में सेम हो जाएंगे। 3x प्लस वाई एंड 7 आपस में सेम हो जाएंगे। लो जी, बन गई बात। ठीक है, दो इक्वेशन आ तो गई हैं। ठीक है, बस अब इनको सोल्व करना है। ओके, तो आप क्या करो, इसको 3 से आप ऐसे करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा x प्लस 3y इक्वस टू 13, ये बन जाएगा 9x प्लस 3y इक्वस टू 21, और अब इनको कर दो माइनस। ठीक है, तो ये बन जाएगा -8x इक्वस टू -8 ही आ जाएगा, तो x की वैल्यू बेटा 1 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 1 जहाँ मर्जी पुट कर दो, तो x प्लस 3y इक्वस टू 13, यानी कि 1 प्लस 3y इक्वस टू 13, 1 माइनस होगा तो 3y की वैल्यू 12 आ गई, और 3 जब डिवाइड होगा तो y की वैल्यू 4 आ गई। बस इतनी सी बात थी, x 1 आ गया, y 4 आ गया। ठीक है, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी ईजी है, वहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड वगैरह की प्रैक्टिस करवाई हुई है। 9th पार्ट में क्या है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और उसके बाद 5th और 6th। ठीक है, थर्ड फोर्थ आपको इसलिए नहीं लिखवाया बिकॉज वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, थर्ड फोर्थ आपके सिलेबस से बाहर है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई इज 3.3। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को जब भी सोल्व करना है ना, फ्रैक्शन वगैरह आ जाए, तो पॉइंट्स निकाल दिया करो, क्योंकि फिर पॉइंट्स ना कैलकुलेशन में दिक्कत करते हैं। ठीक है, x प्लस वाई इज 3.3 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x प्लस वाई इक्वस टू 33/10 है ना। अब इस 10 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 10x प्लस 10y इक्वस टू 33। एक तो इक्वेशन ये आ गई अपने पास। ठीक है, सेकंड देखते हैं। 0.6 अपॉन 3x माइनस 2y इज -1, तो ये 3x माइनस 2y को राइट पे जाके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 0.6 किसके इक्वल होगा बेटा, 0.6 विल बी इक्वस टू नेगेटिव ऑफ 3x माइनस 2y, नेगेटिव ऑफ 3x माइनस 2y। ठीक है, वो नेगेटिव मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो इसको क्या लिखोगे, 6/10 इक्वस टू -3x प्लस 2y। ओके, तो ये आपका बन जाएगा -30x प्लस 20y इक्वस टू 6। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ गए? ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन कर सकते हो, कोई बात नहीं। ये बन जाएगा 30x माइनस 20y इक्वस टू -6। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब देखना बेटा ध्यान से, यहाँ पर 10y है, यहाँ पर 20y है। ठीक है, तो मैं सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दूँ, है ना। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 20x प्लस 20y इक्वस टू 66। इसको मैं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, तो ये बन जाएगा -6। सिंपली इनको कर दो ऐड, तो ये बन जाएगा 50x इक्वस टू 60, यानी x की वैल्यू आ गई 6/5। ठीक है, x की वैल्यू क्या बन गई, 6/5। अब उसको बैक पुट कर दो जहाँ मर्जी। मुझे ये वाली इजी लग रही है, 10x प्लस 10y वाली, मैं यहाँ पे पुट करूँगा। इक्वेशन थी 10x प्लस 10y इक्वस टू 33, तो 10 इंटू 6/5 प्लस 10y इक्वस टू 33। ये तो ईजी हो गया बेटा, 5 2 ज़ा 10,
ये बन गया 12 + 10y = 33, ठीक है। तो ये 12 दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, तो 10y कितना आ गया 21, तो y की वैल्यू आ गई 21/10, y की वैल्यू क्या आ गई 21/10। आप चाहो तो इनको डेसिमल में भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपका 0.12 और ये बन जाएगा आपका 2.1। ओके, गलत हो गया, 1.2 आएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा 2.1। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड पार्ट से अब देखो फिर से ऐसे आ गया ना, अब आप इनका क्या कर लो, एलसीएम कर लो बेटा, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एलसीएम लोगे ना तो इक्वेशन बहुत आसान हो जाएगी, जैसे पिछला क्वेश्चन हो गया था। तो सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। इसका एलसीएम आएगा 12 आएगा ना, तो ये बन जाएगा 4x + 3y। ये आ गया 4x + 3y = एलसीएम आएगा 12/12 = 4, यानी कि 4x + 3y की वैल्यू आ गई 48। एक इक्वेशन तो ये बन गई। सेकंड वन से 6 और 8 का एलसीएम 24 बन जाएगा। 6 और 8 का एलसीएम 24 बन जाएगा, ठीक है। 24 बनाना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सॉरी 4 से करो, तो 4 से करो, इसको 3 से करना है तो ऊपर भी 3 से। ये बन जाएगा 4 × 5 = 20 x माइनस ये बन जाएगा 4 × 3 = 12, सॉरी ये तो y है, ये बन जाएगा 3y = क्या है बेटा 4, इक्वल टू क्या है 4 है, ठीक है। तो ये 24 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 20x - 3y = 96, इक्वेशन नंबर सेकंड। बस अब इन दोनों को सोल्व कर लो, एलिमिनेशन करो, जो मर्जी करो, आपकी इच्छा। तो एलिमिनेशन ही बेस्ट रहेगा क्योंकि ये +3y है, ये -3y, ठीक है। तो 4x + 3y = 48 और यहाँ पर 20x - 3y = 96। सिंपली दोनों को कर दिया ऐड, ये बन गया 24x = 8 और 6 14 और यहाँ पे फिर से 14, तो x की वैल्यू आ गई 144/24, 6 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 6। अब x को 6 जहाँ मर्जी पुट कर दो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो 4x + 3y = 48 मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। 4 × 6 + 3y = 48, ये बन जाएगा 24 + 3y = 48। तो 3y की वैल्यू क्या आ गई 48 - 24 क्या होगा 24 ही तो हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 8। ओके, x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू बन गई 8, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ पार्ट नंबर 3। पार्ट थर्ड में क्या बेटा 43। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये फिफ्थ पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, दूसरी में y का कोफिशिएंट, एक में y का कोफिशिएंट, दूसरी में x का कोफिशिएंट सेम है ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को आसान बना देना। आप सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन करोगे बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, मतलब बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। ये देखो ध्यान से 43x + 67y = -24 और 67x + 43y = 24। ओके, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है, इन दोनों का, सबसे पहले एक बार इनको ऐड कर दो और एक बार इनको माइनस कर दो। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, इनको ऐड कर दो, ये क्या बन जाएगा 110x + 110y = 0, क्योंकि इनको ऐड करा 0 हो गया। अब 110 कॉमन आ गया, x + y = 0, तो सिंपल सी इक्वेशन बन गई x + y = 0। ये देखो कितनी आसान बन गई। अब क्या करना है, इनको माइनस कर देना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसे करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो 67 में से 43 माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा 24x - 24y = 48 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से 24 कॉमन, x y = 48, यानी x - y की वैल्यू आ गई 2। अब देखो कितनी आसान इक्वेशन बन गई ना, दो सिंपली x + y 0, x - y 2। चलो जी सीधा एलिमिनेशन लगाओ, क्वेश्चन ख़त्म। तो x + y 0, x - y 2 दोनों को करा ऐड, 2x = 2, जहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 जहाँ मर्जी पुट कर दो, तो x + y = 0 है, यानी कि 1 + y = 0 है, यानी कि y = -1 है। आंसर आपके सामने, ठीक है। तो ये मेथड होता है कि जब भी ऐसा आ जाए ना, ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े हों। अब आप देखो इसमें एलिमिनेशन करोगे, इसको 67 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 67 से करना पड़ेगा, इसको 43 से करोगे, फिर इसको 43 से, कितना मतलब बात को समझ रहे हो ना। कम से कम आपको 10 मिनट आपके कहीं नहीं गए, अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो भी 10 मिनट आपके ख़राब है। और यहाँ देखो मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे, ठीक है। ये आपको समझाना होता है, इसलिए 5 मिनट लग जाते हैं, नहीं तो पेपर में तो बस 2 मिनटों का काम है, ठीक है। नाउ द सिक्स्थ वन इज x/a + y/b is a + b, x/a² + y/b² = 2। अब देखो मैंने जैसे ऊपर ही बताया एलसीएम ले लेना, इसमें मत करना, ठीक है। अगेन आप प्रैक्टिस से सब कुछ पता चल जाता है, कहाँ एलसीएम करना है कहाँ नहीं करना। देखो देखना यहाँ पर x/a² है ना, ठीक है।
तो अगर यहाँ पर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूँ नीचे, ये भी एक्स अपॉन ए स्क्वायर नहीं बन जाएगा, कट जाएंगे दोनों माइनस करके, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ए से डिवाइड कर रहा हूँ थ्रू आउट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरे पास, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू ए प्लस बी। मैंने क्या करा, ए से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, ए ऐसे करके एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए, समझे। ये बन जाएगा एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन ए बी इक्वल्स टू यहाँ पर 1 प्लस बी बाई ए आ जाएगा अगर बेस अलग अलग कर दूंगा, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब देखो सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना इजी काम हो गया, ठीक है। सिंपली क्या कर दो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया माइनस माइनस और माइनस, ये कट गया, ये क्या बन जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, 1 बाई ए बी माइनस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस बी बाई ए माइनस 2, ऐसा बन जाएगा कुछ, ठीक है। अब इनका एलसीएम कर लो, b कॉमन ले लो ना, तो y बाई बी क्या बन जाएगा, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, है ना। तो ये बन जाएगा b बाई ए माइनस 1, ऐसे बन जाएगा, 2 और 1 माइनस हो जाएंगे, है ना। अब इनका एलसीएम कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, y बाई बी ये बन जाएगा b माइनस ए अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन ए, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या कर दो, b माइनस ए अपॉन ए मल्टीप्लाई, ये b उधर जाके ऊपर चला जाएगा, ये ए भी ऊपर चला जाएगा और b माइनस ए नीचे आ जाएगा, बात को समझे। b माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, a भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली b स्क्वायर। y की वैल्यू क्या बन जाएगी, सिंपली b स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों में से जहाँ मर्जी पुट कर दो, आपका x आ जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू बी स्क्वायर यहीं पुट कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, नहीं तो बार बार पेज पलटना पड़ेगा, मुश्किल होती है। तो एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। इस वजह से भी मैंने यहाँ पुट करा क्योंकि यहाँ राइट साइड पे 2 है, यहाँ पे फिर से बी ए आ जाएगा, एलसीएम वगैरह का झंझट पड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली 2 आ गया, तो एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2 आ गया ना, तो ये 1 उधर जाके माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि एक्स की वैल्यू सिंपली क्या आ गई, ए स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमारा एक्स आ गया ए स्क्वायर और वाई की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। कितने आसान कितने इजी क्वेश्चन है अगर आपको प्रैक्टिस हैगी है तो। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। इन पेयर ऑफ इक्वेशंस का हमें क्या चाहिए बेटा जी, सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और इसी चीज़ का यूज़ करते हुए अपने को लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। चलिए फिर से वही क्वेश्चन है बेटा, इनका एलसीएम वगैरह कर लो, करना है तो ओके। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10th क्वेश्चन है, इसका एलसीएम 10 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 10 अपॉन 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये उधर जाके 0 हो गया, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 10, एक तो इक्वेशन ये बन गई। सेकंड देखो 8 और 6 का अभी देखा था, 24 था ना एलसीएम, हाँ 24 था, ठीक है। इनका एलसीएम क्या है 24, तो ये बन जाएगा 8 3 ज़ा 24, ये बन गया 3x प्लस 6 4 ज़ा 24, ये क्या बन जाएगा 4y, ठीक है। 4y इक्वल्स टू 15, ये ऐसे बन गया, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 15 इंटू 24 क्या बन जाएगा 66, तो 36, ओके। इक्वेशन नंबर 2। बस अब क्या करो, सिंपल है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बन जाएगी 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, और इसको मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 360, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ कि एलिमिनेशन मेथड लग गया, और क्या हुआ, तो माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस 340, यानी एक्स की वैल्यू सिंपली क्या आ गई 340, ठीक है। 340 आ गया। अब एक्स को 340 बेटा जहाँ मर्जी पुट कर लो, एक्स को 340 यहाँ कर लेते हैं, मुझे ये आसान लग रहा है, ठीक है। तो एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो 340 प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो 2y आ गया माइनस 330, तो y की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव में, 2 1 ज़ा 2 13 एंड 2 6 ज़ा 12 2 5 ज़ा 10, माइनस 165 आ गया, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हमें लैम्डा फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, y की वैल्यू है लैम्डा x प्लस 5, y अपना आया था माइनस 165 प्लस लैम्डा x आया था अपना, x की वैल्यू क्या थी 340 प्लस 5, ठीक है। अब ये 5 वहाँ जाके माइनस होगा, एक मिनट यहाँ इक्वल टू का साइन, तो ये बन जाएगा माइनस 170 इक्वल्स टू 340 लैम्डा, तो यानी कि लैम्डा आ गया माइनस 170 अपॉन 340, 0 0 कैंसिल, 17 2 ज़ा 34, तो माइनस 1/2 लैम्डा की वैल्यू ये रही, ठीक है। बाय ग्राफिकल मेथड फाइंड द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, हमें ग्राफ बना के शो करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं, ओके। तो सबसे पहले तो चलो हम लाइन लगा लेते हैं, ये ग्राफ पेपर ले आया मैं,
और इसका सेंटर ढूंढ लेते हैं ज़रा। हाँ, ये इसका सेंटर है, ये इक्वेशन आ गई। हाँ, मैं लाइन बना देता हूँ, तो ये बन गया। अब देखो इनके ना पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो पहले। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? एक इक्वेशन है बेटा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू -4, ठीक है। ये 4 को दूसरी तरफ ले गया। देखना ध्यान से बेटा, पॉइंट्स फाइंड करने हैं हमने। ये रहे, इसका पहले आप बना लो, ठीक है। याद है ना, 9th क्लास में ऐसे ही करते थे। इसका बॉक्स बना लो पहले, दिस इज़ x, दिस इज़ y, ठीक है। सबसे पहले आप x को 0 पुट करो। जब x को 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। अब y को क्या पुट करो? y को -1 पुट कर देते हैं। जब y को -1 पुट करेंगे, ये देखो 3x माइनस 1 इज़ -4, तो ये बन जाएगा 3x इज़ -4 + 1, यानी कि 3x की वैल्यू -3 आ गई, जिससे x आ गया -1, ठीक है। -1 पॉइंट आ गया। अब दूसरी क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 6x माइनस 2y इक्वल्स टू -4, ये भी 4 दूसरी तरफ चला गया। अब देखना यहाँ पर x और y को क्या पुट करें। सबसे पहले तो अपना बॉक्स बना लो, ठीक है। ये चीज़ आनी चाहिए आपको। x को क्या पुट करूँ? अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो ये देखो, अगर x को 0 पुट करा तो ये माइनस माइनस कैंसल, 2 2 ज़ार 4, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। और y को मैं क्या पुट करूँ? y को मैं -1 पुट करूँ, हाँ ठीक है। जब y को -1 पुट करूँगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये +2 आ जाएगा ना, ठीक है। बेसिकली ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये बन जाएगा -4 और -2, यानी 6x -6 आ गया, तो x आ गया -1। तो एक पॉइंट क्या बन गया? -1, ठीक है। यानी हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक आ गया 0, -4, एक आ गया -1 और -1। यहाँ से पॉइंट आ गया 0, 2 और -1 और -1, ठीक है। -1 तो कॉमन आ गया दोनों में, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट है 0, -4, 0, -4। अब देखना ध्यान से, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, ये 0 है, ये आ गया -1, ये -2, ठीक है, ये -3 एंड दिस इज़ -4। तो एक पॉइंट तो ये रहा 0, -4, है ना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बेटा? -1 और -1, x की वैल्यू -1 और ये रही y की वैल्यू भी -1, तो ये बन जाएगा। अब इनको ज्वाइन करके एक लाइन बना लो, इनको ज्वाइन करके एक लाइन बना लो, ये एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को कट कर दो, ठीक है। थोड़ा सा बेटा देखो, पेंसिल हिल गई मेरी, तो हो सकता है आंसर ऊपर नीचे हो जाए। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या था? 0, 2 और -1, ठीक है। तो -1 तो है, एक क्या है? 0, 2 है, ये x की वैल्यू 1, यहाँ पर x की वैल्यू 2। तो 0, 2, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये रहा -1 और 0, 2, ठीक है। तो ये लो, ठीक है। एक मिनट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 है ना, तो ये गलत हो गया है ना। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो ये इधर आएगा, y इज इक्वस टू 1, y इज इक्वस टू 2, ठीक है बेटा। ये गलत हो गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये वाली बनेगी इस तरह से, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन ही बनेगी। अच्छा, अब हमने इनको सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बेटा -1, -1 ही आया ना, तो बस हमने सॉल्व कर दी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं पहले एक बार लाइन्स ड्रॉ कर लेता हूँ वीडियो पॉज करके। हाँ चलिए, दूसरी क्वेश्चन के पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या इक्वेशन? x -2 है। अच्छा बेटा एक बात ध्यान दो, ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन बनी थी ना, ठीक है। इसको छोड़ो, ये लाइन गलत ड्रॉ हो गई, ये दोनों ठीक लाइन थी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनी ना। अब देखना बेटा ध्यान से देखो, इसको a1/a2 3/6 कितना आ गया? 1/2, और b1/b2 क्या आ गया? -1/2। मेरी बात को समझे? दोनों सेम नहीं ना आए, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन बननी थी, और ये देख लो इंटरसेक्टिंग लाइन तो बनी है, ठीक है ना। ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका ग्राफ ठीक है या गलत है। अब सेकंड में देखो, सेकंड में x -2y इक्वल टू 6। इसके लिए ज़रा आप ड्रॉ कर लो टेबल, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। आप टेबल ड्रॉ कर लो। हाँ, x की वैल्यू y की वैल्यू, जब हम x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट करा तो बेटा -2y इक्वल टू 6 आ गया, तो ये उधर जाके डिवाइड होएगा, y की वैल्यू -3 आ गई। जब y को 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 आ गया सिंपली, ओके। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, 3x -6y इक्वल टू 0। 3x -6y 0 है, इसके लिए आप एक ड्रॉ कर लो ब्लॉक। हाँ, ये ब्लॉक ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ देखो x और y, जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू तो 0 आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। जब y को 0 पुट करेंगे तब भी x 0 आ गया, तो y को कुछ और पुट कर लो, y को मान लो 1 पुट कर लिया। जब y को 1 पुट करा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी 3x इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 2, ओके। तो पॉइंट बन गया हमारे पास 0, -3 और 6, 0। दूसरा पॉइंट बन गया हमारे पास 0, 0 एंड 2, 1, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ जी, पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? 0, -3 एंड 6, 0। 0, -3 है, चलो ये 0 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, -1, -2 एंड -3, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? 6, 0, 1, 2, 3, 4,
5 एंड 6, ये आ गया 6,0। बात को समझे। तो इन दोनों को हम कर लेते हैं ज़रा ड्रॉ। ये इस तरह से बन गया कुछ, ये लाइन बन गई, ठीक है। सेकंड लाइन देखो क्या बन रही है, एक तो 0,0 है, एक 2,1 है। एक तो बन गया ये 0,0 पॉइंट, एक 2,1, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। ये x की वैल्यू 2 है और यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, कुछ इस तरह से बन गया ये, ठीक है। अब इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। ओ ये रहा कुछ इस तरह से, ये बन गया ये लाइन। अब ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल बन रही हैं, नो सोल्यूशन आ गया। दोनों लाइन पैरेलल बन रही है, नो सोल्यूशन आ गया, इनकंसिस्टेंट है। अब ध्यान देना बेटा, जब मैं यहाँ पे a1/a2 करूँगा तो 1/3 आएगा। यहाँ पर b1/b2 करेंगे, -2/-6, वो भी 1/3 आएगा। लेकिन c1/c2 सेम नहीं ना आया, 6/0 हो गया, ठीक है। यानी कि ये क्या बनेगा, नो सोल्यूशन ही बनेगा। और ये देखो पैरेलल लाइन ही तो निकल के आई है, ठीक है। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो आप ठीक जा रहे हो या नहीं, ठीक है। चलिए अब थर्ड ड्रॉ करते हैं। इसके लिए पहले मैं वीडियो पोस्ट करके लाइन लगा लूँ। हाँ जी, तो लाइंस बन के रेडी हैं। फिर से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। पहली इक्वेशन है x + y = 3, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो भाई साहब, सॉरी, ठीक है। तो x को हमने 1 पुट करा, सॉरी 0 पुट करा, तो y की वैल्यू 3 आ गई। y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो 0,3 और 3,0, ये 2 पॉइंट आ गए। फिर 3x + 3y = 9। दूसरी इक्वेशन आ गई 3x + 3y = 9। यहाँ पर जब हम अपना बॉक्स ड्रॉ करेंगे तो x और y की वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान देना, जब x को 0 पुट करा तो 3y = 9 आ गया, यानी y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब y को 0 पुट करा, तो 3x = 9 आ गया, यानी x की वैल्यू 3 आ गई। बात को समझे। तो पॉइंट तो देखो दोनों सेम आ गए, यानी कि ये दोनों एक ही लाइन है, को इंसिडेंट लाइन है, समझे। इसका ग्राफ क्या बनेगा, को इंसिडेंट लाइन। तो अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे a1/a2 1/3 आ गया, b1/b2 1/3 आ गया, c1/c2 3/9 विच इज़ ऑल्सो 1/3। तो ये इन्फिनिट सोल्यूशन ही तो है, तो ऑब्वियसली फिर को इंसिडेंट ही तो बनेगी, तो वही तो बनी है, ठीक है। तो एक क्या था 0,3, 1 2 3, एक पॉइंट ये था अपना 3,0 और एक 1 2 3, एक पॉइंट ये था अपना 0,3, समझे। तो यही दोनों इक्वेशन बन जाएंगी। तो बस ये अपना आ गया ग्राफ। सो सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है बेटा, कंसिस्टेंट है, ठीक है। चलिए यही हमें फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन ग्राफिकल मेथड। द 12th वन इज ड्रा द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड फाइंड द एरिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखो इसको कैसे करेंगे, एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का, जो किससे बन रही है, इन दो लाइन से एंड वाई एक्सिस के साथ। मेरी बात को समझे, इन दो लाइन के साथ एंड वाई एक्सिस के साथ। तो सबसे पहले तो भाई साहब वैसे ही अपना ड्रॉ करके बॉक्स, तो 2x + y = 4। तो ये रहा अपना, चलिए x और y। जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। जब y को 0 पुट करेंगे तो ये देखना x 2x = 4, यानी x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो ये बन गए। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आर 2x - y = 4, 2x - y = 4, ये रहा, ठीक है, x और y। जब x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी, ओके। जब y को 0 पुट करेंगे तो 2x = 4, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2,0, एक पॉइंट ये बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। चलिए अब इसको करते हैं, एक पॉइंट है 0,4, फिर 2,0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। मैं लाइंस लगा देता हूँ। चलिए इस बार वीडियो पॉज नहीं करते, लाइन लगा देते हैं ये, और यहाँ पर लाइन नंबर 2। अब सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका सेंटर कहाँ पे है, ये रहा। तो यहाँ से बन गई लाइन कुछ इस तरह से, और यहाँ से बन गई लाइन कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए एक क्या था पॉइंट, 0,4 और 2,0। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया ऐसे करके ऐसे, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये बन गया 2,0 और ये बन गया 0,4, ओके। सेकेंड लाइन देखते हैं, 0 - 4, x 0 और y -4, 1 2 3 4, ठीक है। ये रहा x 0 और y -4, और सेकंड पॉइंट इज़ 2,0, सेकंड पॉइंट इज़ 2,0। अच्छा ये तो यही वाला है। तो ये बन गई ट्रायंगल अपने पास। कैसे बन गई ट्रायंगल, देखना ध्यान से। ये देखो ये ट्रायंगल बन नहीं गई, अगर मैं इसको ऐसे करूँ, ये देखो उसने क्या बोला था, इन दो लाइन की हेल्प से प्लस ये वाई एक्सिस की हेल्प से बनने वाली ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल बन गई ना अपने पास, कितनी अच्छी, ठीक है। ये आ गया अपना पॉइंट 0,0। अब देखना ध्यान से, इसका एरिया फाइंड करना है बेटा। ट्रायंगल का एरिया सिंपल होता है ना,
हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पर हाइट कितनी है 0 से लेके 2 तक, ठीक है। यहाँ पर हाइट कितनी है 2 है, ठीक है। ये हाइट कितनी है 2 है। अगर हम बेस की बात करें, बेस देख लो 4 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, बेस कितना है बेटा अपना जो बेस है दैट इज़ 8 यूनिट्स। मेरी बात को समझ गए। तो यहाँ पर जो एरिया बन जाएगा, यहाँ पर जो एरिया बन जाएगा, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। छोटी क्लासेस का फॉर्मूला। तो हाफ इंटू बेस आया था अपना 8 और हाइट थी 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 8 यूनिट स्क्वायर। ये अपना एरिया आ गया। यूनिट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जो भी था मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह, ठीक है। तो 13th वन इज राइट एन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का मतलब इनका इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो भी लाइन होगी उसकी इक्वेशन लिखो, ठीक है। तो पहले तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाउ मैनी सच लाइन्स कैन वी फाइंड, कितनी लाइन हम फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा ये देखो, ये तो सिंपली एलिमिनेशन लग रहा है, x + y = 2, ठीक है। इसको तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। और दूसरा क्या है बेटा 2x - y = 1, दूसरा है 2x - y = 1, सिंपली इनको ऐड करो 3x = 3, x की वैल्यू सिंपली 1, ओके। x की वैल्यू 1 आ गई, जहाँ मर्जी पुट कर दो बेटा। x + y = 2, तो 1 + y = 2, तो y भी 1 आ गया यहाँ से, ठीक है। दोनों वैल्यू 1 1 आ गई। अब 1, 1 से पास होने वाली इक्वेशन बतानी है हमने, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, राइट एन इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन लिखो ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। इनका पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या है, देयरफॉर लिख दो चाहे इंग्लिश में, पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज़ 1, 1, ठीक है। अब इससे पास होने वाली लो जी सबसे इजी, x - y = 0, ये लो, ठीक है। 1 - 1 = 0 होता है, ठीक है। दूसरी आप क्या लिख लो, कुछ मर्जी लिख लो। मान लो अगर मैं इसको x को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस मैं y कर दूँ = 2, ठीक है। x को 1 पुट करा तो 3 - 1, हाँ 3 - 1 2 के बराबर होता है। लो जी दूसरी इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है। तीसरी इक्वेशन क्या होगी, मान लो मैं x - 2y कर रहा हूँ और ये मैं -1 कर रहा हूँ, 1 को 1 - 2 - 1, हाँ ये रही। तो बेटा ऐसे आप इनफाइनाइट इक्वेशंस लिख सकते हो। कितनी इक्वेशन लिख सकते हो, क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी सच लाइन्स कैन वी फाइंड। तो इनफाइनाइट क्यों बेटा, इसी बनाने की जरूरत भी नहीं। अगर आपको याद हो, आपने 9th क्लास में पढ़ा नहीं था कि एक सिंगल पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। एक ये लो, दूसरी ये लो, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 6 7 8 9 10, समझे। एक पॉइंट में से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं। और इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 1, 1 आया, वो ये एक पॉइंट ही तो है 1, 1, और इसमें से इनफाइनाइट ही पास होंगी। इसमें तो कुछ नया ही नहीं है, ये 9th क्लास वाला काम पूछ लिया उसने तो, ठीक है। ये आपको उलझाने के लिए 9th क्लास वाला काम पूछ लिया उसने, कि बच्चे को 9th क्लास पता है कि पिछले साल भूल के आ गया वापस 10th में, ठीक है। चलिए 15th देखते हैं। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्स वाई एंड 40 डिग्री। एक ट्राइंगल है, उसके एंगल्स क्या है बेटा, एक्स वाई और 40 डिग्री है। द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स एक्स एंड वाई इज़ 30 डिग्री। और उनमें जो डिफरेंस है वो कितना है 30 डिग्री। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इसमें दो इक्वेशन कैसे बनेंगी, बड़े अच्छे क्वेश्चन है बेटा। एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल ये वाले हैं बेटा। अब अगर हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा दें तो हमें एक्स और वाई में एक इक्वेशन मिलना जाएगी, ठीक है। एंगल्स हम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये एक्स है, ये वाई है, ये 40 डिग्री है। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर 180 डिग्री आएगा। यही तो थी एंगल्स हम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये 40 दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, तो x + y = 140 डिग्री। एक इक्वेशन आ गई, समझे। दूसरी कैसे बनेगी, द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, यानी दोनों एंगल को माइनस करके क्या आ रहा है बेटा 30 डिग्री। दोनों एंगल्स को माइनस करके क्या आ रहा है 30 डिग्री, तो मैंने कर दिया माइनस x - y = 30 डिग्री। लो जी सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना तो सबसे इजी है, सिंपल एलिमिनेशन लगाओ। 2x = 170 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू हो गई 170 का हाफ क्या हो गया 85 डिग्री। चलो जी एक एंगल आ गया 85 डिग्री, एक एंगल था 40 डिग्री। तीसरा एंगल देख लेते हैं, x + y = 140 डिग्री है। तो 85 डिग्री + y = 140 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या आ गई 85, उधर जाके माइनस होगा, तो ये कुछ आई थिंक 55 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। 5 5 10 8 1 9 5 14, हाँ ठीक है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 85 डिग्री, y की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। लो जी 2 नंबर आपके जेब में, बड़ी आसानी से, ठीक है। चलिए 16th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ईजी होते हैं, आपको कुछ नहीं करना। जो उसने इंग्लिश लिखी है ना, उसी इंग्लिश को देखते हुए आपने इक्वेशन बना देनी है बस। ये इक्वेशन बनाने की एक कला होती है, ये कला आपको आ गई ना बस। मैं कहता हूँ ये चैप्टर तो क्या कहते हैं उसे, हलवाए जो भी बोलते हैं, ठीक है। 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले क्या हुआ, सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। सलीम जो था अपनी डॉटर से
थ्राइस था, ठीक है। जैसे मान लो डॉटर उसकी 15 ईयर की है, तो सलीम कितने का हो गया, 3 × 15 यानी 45 ईयर्स का। ऐसे थी ये कहानी, थी 2 साल पहले की। 6 ईयर्स लेटर, 6 साल बाद क्या कहानी बनी, ही विल बी 4 ईयर्स ओल्डर देन ट्वाइस हर एज, ठीक है। तो हाउ ओल्ड दे आर नाउ, नाउ का मतलब प्रेजेंट। तो सबसे पहले तो लिख लो लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलीम, ठीक है। सलीम की प्रेजेंट एज क्या है बेटा, x साल, ठीक है जी। फादर ईयर्स में होगा, महीनों में तो नहीं होगा, ठीक है जी। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, डॉटर की प्रेजेंट एज y ईयर्स लिख लो, ठीक है जी। अच्छा अब देखो क्या हुआ, 2 साल पहले, 2 साल पहले दोनों की एज 2 2 कम होगी, समझे। सबसे पहले तो ये काम करना है, 2 साल पहले दोनों की एज 2 2 कम होगी। क्या था, सलीम वॉज थ्राइस, ये जो सलीम है वो क्या था, 3 टाइम्स था अपनी डॉटर की एज का, समझे। 2 साल पहले दोनों की एज में 2 माइनस कर दिया, ये सलीम की एज हो गई, वो अपनी डॉटर से 3 टाइम बड़ा था। तो यानी कि x - 2 = 3y - 6। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई x - 3y = -4, इक्वेशन नंबर 1, समझे। सेकंड, 6 ईयर्स लेटर, 6 साल बाद, 6 साल बाद इनकी एज 6 साल बढ़ जाएगी दोनों की, फादर में भी 6 प्लस कर दिए, डॉटर में भी 6 प्लस कर दिए, समझे। हुआ क्या, ही विल बी 4 ईयर्स ओल्डर, 4 ईयर्स ओल्डर का मतलब 4 साल बड़ा। लो जी 4 साल बड़ा हो गया, किससे 4 साल बड़ा, देन ट्वाइस हर एज, मतलब 6 साल बाद जो उसकी एज होगी, 6 साल बाद डॉटर की एज होगी y+6, उसका 6 साल बाद जो डॉटर की एज होगी उसका दुगना, उसका दुगना, उससे 4 ज़्यादा, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई, समझे इंग्लिश के नहीं। वो कह रहा है 6 साल बाद फादर की एज ये होगी, डॉटर की एज होगी, वो कहता है 6 साल बाद जो फादर की एज होगी वो डॉटर की एज का जो दुगना है उससे 4 ज़्यादा होगा। मेरी बात को समझे, डॉटर की एज का जो दुगना है उससे 4 ज़्यादा होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे अक्सर ये इक्वेशन बना के गलती कर देते हैं, वो क्या कहते हैं कि y+6 और +4 सबको अंदर कंसीडर कर लेते हैं, मतलब वो बना देते हैं y+6+4 और इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, समझे। यही चीज़ ध्यान में रखने वाली है। अच्छा चलो अब इक्वेशन बना लो, x+6 = 2y+12+4, तो ये बन जाएगा x+6 = 2y+16, ठीक है। तो x - 2y किसके बराबर आ गया, 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, सिंपली इनको माइनस कर दो, आपका एलिमिनेशन से आंसर आ जाएगा। तो x - 3y = -4, x - 2y = 10, इनको कर दिया माइनस, माइनस करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये बन गया -x = -14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 14, ठीक है जी। एज ऑफ फादर क्या आ गई 14 है, 14 का ही, ठीक है, 14 साल के पापा, ठीक है जी। तो डॉटर की एज देख लेते हैं फिर, ये कैसा क्वेश्चन था, 14 साल के पापा। x - 2y = 10, तो 14 - 2y = 10, तो 14 - 10 क्या हो जाएगा, 4 = 2y, तो डॉटर की एज क्या आ गई 2, डॉटर की एज आ गई 2, ठीक है जी। तो एज ऑफ सलीम इज़ 14 ईयर्स एंड एज ऑफ डॉटर इज़ 2 ईयर्स, ठीक है। लो यार 14 साल का पापा, इतने तेज। चलो 17th क्वेश्चन करते हैं। 17th में क्या है, द एज ऑफ फादर इज़ ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। वो कह रहा है कि एज ऑफ फादर इज़ ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। वो क्या कह रहा है कि जो फादर की एज है उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, उन दोनों बच्चों की एज मिला के उससे भी दुगना है, ठीक है। जो फादर की एज है, जैसे मान लो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मान लो 2 साल का, एक बच्चा 4 साल का, ठीक है। तो फादर की एज क्या होगी, 2 + 4, दोनों की एज को जोड़ के यानी कि 6 हो गया, और उसका भी डबल यानी कि 12, तो पापा कितने हो गए 12 साल के, ठीक है बेटा, पॉसिबल है। पीछे 14 साल के पापा पॉसिबल है, तो यहाँ 12 के भी पॉसिबल है, समझे ना। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो एक बच्चा 2 साल का है, एक बच्चा 4 साल का है, दोनों की एज को ऐड करा, उसका भी दुगना वो फादर की एज है, ठीक है जी, 12 साल के पापा। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, ये देखना, लेट एज ऑफ फादर, फादर की एज x ईयर्स है, ठीक है जी। सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन, दोनों बच्चों की एज को प्लस करके y ईयर्स लिख दिया, समझे। यानी कि दोनों को प्लस करके y ईयर्स लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि एक बच्चा 2 साल का, एक बच्चा 4 साल का, दोनों की एज को प्लस करा, यही y है, यानी y की वैल्यू 6 है, दोनों को प्लस करके y की वैल्यू, समझे। दोनों की अलग अलग वैल्यू नहीं ले लेनी, क्योंकि बेटा अगर तुम फादर को x लोगे, एक बच्चे की एज y होगी, दूसरे बच्चे की एज, ये तो 3 वेरिएबल आ गए, हमारा तो चैप्टर ही 2 वेरिएबल का है, बात को समझे। तो दोनों बच्चों की एज को प्लस करके जो आंसर आया मैंने उसको y कर लिया, ये भी तो ठीक है। चलो अब क्या था, एज ऑफ फादर इज़ ट्वाइस दी सम,
यानी कि एज ऑफ फादर क्या है, बच्चों की एज का दुगना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फादर की एज क्या है, बच्चों की एज का दुगना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या, 20 साल बाद, लो जी 20 साल बाद, 20 साल बाद क्या होगा बेटा, दोनों की एज में 20-20 प्लस हो जाएगा, दोनों की एज में 20-20 प्लस हो जाएगा। ओहो, अब आप कहोगे सर आपने यहाँ 40 क्यों प्लस कर दिया। बेटा ये वाई जो है, वाई क्या है, दोनों बच्चों की एज का प्लस है, तो एक बच्चा 20 साल बड़ा तो दोनों मिला के 40 साल बड़े ना हो गए। मेरी बात को समझे, मेरी बात को समझे। ठीक है, यहाँ पे जो वाई है वो एक बच्चे की एज थोड़ी है, वो दोनों बच्चों की एज है। तो अगर एक बच्चा 20 साल बढ़ गया, दूसरा भी तो 20 साल बढ़ेगा, यानी दोनों मिला के 40 साल ना बढ़ गए। ठीक है, तो फादर की एज में 20 प्लस कर दिया, दोनों बच्चों की एज में 40 प्लस कर दिया। ठीक है जी, हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। ठीक है जी, दोनों बच्चों की एज का प्लस हो जाएगा। पे तो कोई क्वेश्चन नहीं, सिंपल ही है। वो कहता है 20 साल बाद क्या होगा, जो फादर की एज होगी वो दोनों बच्चों की एज के सम के इक्वल होगी, तो सिंपल ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, दोनों बच्चों की एज का सम क्या होगा, वाई प्लस 40 होगा, और इसी के इक्वल फादर की एज है। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 20, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझे। तो अब आप चाहो तो एलिमिनेशन कर दो, नहीं तो आप सब्सटीट्यूशन कर सकते हो, एक्स को 2y पुट कर दो, यहाँ पे एक्स को 2y पुट कर दो, 2y माइनस वाई इक्वल्स टू 20, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली 20। y की वैल्यू 20 आ गई, यानी दोनों बच्चों की एज मिला के 20 है। हमें नहीं पता, एक बच्चा मान लो एक 5 साल का हो, एक 15 साल का हो, ठीक है, मान लो दोनों 10-10 साल के हों, ट्विन्स हो गए। ठीक है, समझे ना, हमें नहीं पता, हाँ बस दोनों की मिला के 20 है। लेकिन ये अपना आंसर नहीं था, हमने जो फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है एज ऑफ फादर, हमने फादर की एज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो, तो x इक्वस टू 2y था, यानी x इक्वस टू 2 इंटू 20, एक्स इक्वस टू 40। देयरफॉर जो फादर एज है, जो फादर एज है दैट इज इक्वस टू 40 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे चलो फिर भी ठीक है, पीछे तो 14 साल पता नहीं क्या ही कर दिया। समझे। तो अब 18th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:6, दो नंबर्स हैं 5:6 की फॉर्म में है। ठीक है जी, इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देम, अगर 8 उसमें से कर दिया सब्ट्रैक्ट तो बन क्या जाएगा बेटा, तो क्या बन जाएगा, रेशो 4:5 बन जाएगी। हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी, लेट लेट नंबर्स लेट नंबर्स बी एक्स एंड वाई। मान लो नंबर्स क्या हैं, एक्स और वाई हैं। ठीक है जी, अब क्या है, वो एक्स और वाई किस रेशो में है, 5:6 में है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/5 क्या हो गया, 5:6, यानी कि 6x इक्वल्स टू 5y बन गया। समझे, यानी कि 6x माइनस 5y इक्वल टू 0, एक तो इक्वेशन बन गई सिंपली ये। समझे। दूसरी देख लो, इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, उसने कहा अगर दोनों नंबर्स में से 8-8 माइनस कर दें, कर दो भाई साहब, इसमें से भी 8 माइनस कर दिया और इसमें से भी 8 माइनस कर दिया, तो क्या होगा, रेशो बन जाएगी 4:5। रेशो क्या बन जाएगी बेटा, 4:5। लो जी इक्वेशन बना लो। ठीक है, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 4 यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 5x माइनस 40 इक्वल्स टू 4y माइनस 32। तो 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझे। ठीक है, -32 + 40 + 8 हो जाएगा। बस अब यहाँ पे देख लो, 6x है, 5x है, 5y है, 4y है, देख लो जो भी करना है आपको। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं फिर ऐसे करता हूँ, x को सेम कर लेता हूँ। ठीक है, इसको करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 30x माइनस 25y इक्वल टू 0। इसको करता हूँ मैं 6 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 30x माइनस 24y इज इक्वल टू 48। तो माइनस प्लस एंड देन माइनस कैंसल आउट, तो 25 माइनस 24 माइनस y इज़ माइनस 48, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 48। y की वैल्यू क्या आ गई, 48। समझे। एक नंबर तो 48 आ गया, दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर एक 48 आ गया, दूसरा यहीं पे पुट कर लो चाहे। ठीक है, 6x इक्वल्स टू 5y, 6x इक्वल्स टू 5 इंटू 48। अब गधों की तरह इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों, क्योंकि 6 को डिवाइड करो। ठीक है जी, तो ये आ गया 8। ठीक है, 5 8 ज़ार 40, यानी कि 40। ठीक है, देयरफॉर द टू नंबर्स आर 40 एंड y क्या था, 48। वो दोनों नंबर्स क्या है, एक नंबर 40 और दूसरा नंबर 48। समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 सेज देयर आर सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स हैं हॉल में। ठीक है, ए एंड बी हॉल है, उनको नाम दिए गए हैं, कुछ स्टूडेंट है, क्या करना है उनका, टू मेक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू ईच हॉल। वो कहता है हर एक हॉल में हमने स्टूडेंट्स सेम कर देने। मान लो दोनों हॉल में 40-40 हो गए, 50-50 हो गए, ऐसे हमने सेम स्टूडेंट्स बिठाने। 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, जो 10 स्टूडेंट है वो ए हॉल से उठा के बी हॉल में शिफ्ट कर दिए गए। जो 10 स्टूडेंट है वो ए से उठा के बी में शिफ्ट कर दिए गए। ठीक है जी, इसको ना मैं यहाँ पे करूँगा,
ये देखो, ठीक है, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल ए इक्वल्स टू एक्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल बी इक्वल्स टू वाई। अब क्वेश्चन क्या था, दोनों हॉल में स्टूडेंट सेम करने के लिए, दोनों हॉल में स्टूडेंट इक्वल करने के लिए उसने क्या किया, 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, 10 बच्चे उठा के ए से बी में डाल दिए, यानी कि 10 बच्चे ए से निकाल दिए, यानी ए में 10 कम हो गए, और बी में डाल दिए, यानी कि बी में 10 बढ़ गए, और फिर वो इक्वल हो गए। यही तो थी इंग्लिश, ठीक है। दोनों होल में बच्चे इक्वल करने के लिए ए में से 10 उठा लिए गए, माइनस कर दिए, और बी में से 10 बिठा दिए गए, यानी कि प्लस कर दिए, समझे। तो यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, एक तो इक्वेशन ये बन गई, समझे। नेक्स्ट देखो, इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, अगर वो बोला बी से ए में 20 बच्चे सेंड कर दिए गए, बी से ए में 20 बच्चे सेंड कर दिए गए, बी से बी सेंड किए गए, यानी बी में 20 कम हो गए और ए में 20 बढ़ गए, समझे। बी में से उठा के 20 बच्चे सेंड कर दिए गए, यानी बी में 20 कम हो गए, ए में 20 बढ़ गए। तब क्या हुआ, इफ़ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। तो जो ए में स्टूडेंट्स थे वो डबल हो जाएंगे। ए में कितने हो गए ये, और ये क्या हो गए, बी के स्टूडेंट्स का डबल। यही तो इक्वेशन थी, ठीक है। अगर बी में से 20 उठा के इधर भेज दिए जो, तो फिर जितने ए में होंगे वो बी वाले का डबल हो जाएगा। तो यानी कि x प्लस 20 इक्वल्स टू 2y माइनस 40, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 60, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, समझे, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, इनको सिंपली माइनस कर दो, ठीक है, या तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। तो मैं सिंपली माइनस कर रहा हूँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 और x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 60, तो माइनस प्लस एंड देन प्लस, ठीक है। तो ये हो गया, तो माइनस वाई प्लस 2y, वाई आ जाएगा 60 और 2 80, यानी कि जो होल बी था उसमें कितने बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं। इतना तो हो गया क्लियर। अब होल ए में देख लेते हैं। ए के लिए मैं ये आसान सी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 इसको उठा लेता हूँ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, x माइनस 80 इक्वल टू 20, यानी x इक्वल्स टू 20 प्लस 80 100, x क्या आ गया 100, ठीक है। और इंग्लिश में नीचे लिख देना फिर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन होल ए इक्वल्स टू 100 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन होल बी इक्वल्स टू 80, ठीक है। नीचे बेटा इंग्लिश जरूर लिख के आनी है, आपने कभी भी एक्स वाई में आंसर नहीं छोड़ना, हाफ या 1 मार्क कटता है हमेशा, इंग्लिश लिख के आनी है, ठीक है। चलिए 20th देखते हैं। 20th सेज, 2 क्वेश्चन है बस। अ शॉपकीपर गिव बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, ये तो मुझे आपकी बुक जैसा ही लग रहा है। एक शॉपकीपर था, उसने बुक्स दी रेंट पे रीडिंग के लिए, ठीक है, लाइब्रेरी में होती है ना, चलो वैसे तो शॉपकीपर ही है। शी टेक्स, अच्छा वो लड़की है, अब फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 2 डेज। वो लड़की का क्या फंडा था, वो कहती कि मैं पहले 2 दिनों के लिए फिक्स्ड चार्ज कंसीडर करूँगी, ठीक है। जैसे मान लो पहले 2 दिनों के लिए उसने 20 रुपये लिए, मतलब आप आज सुबह जाके, ठीक है, आज आप सुबह जाके शाम को वापस कर दो फिर भी आपको 20 रुपये पड़ेंगे। आप आज ले आओ और उसको कल वापस करो तब भी 20 रुपये पड़ेंगे, क्योंकि एक दिन हुआ। आप आज जाके उसको परसों वापस कर दो फिर भी 20 रुपये पड़ेंगे, यानी कि 2 दिन तक तो चार्जेस फिक्स दिए हैं, 20 रुपये का मतलब 20 रुपये, समझे। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद तीसरे दिन के बाद कहता पर डे के अकॉर्डिंग चार्ज पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आप स्कूल में फ़ीस देते हो तो 1 महीने की फ़ीस होती है, ठीक है, यानी कि मान लो 1 महीने में आप मान लो 1000 रुपीज़ फ़ीस दे रहे हो स्कूल में, ठीक है। तो 1 महीने का 1000 रुपीज़ तो पक्का ही है ना आपका, वो चाहे आप 15 दिन बाद दे दो, चाहे 20 दिन बाद दे दो, चाहे 10 दिन बाद दे दो। लेकिन अगर 30 दिन से ऊपर हो गया तो फिर डेली के अकॉर्डिंग आपको फ़ाइन पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मान लो डेली 50 रुपीज़ फ़ाइन पड़ रहा है, ठीक है, तो 1050 हो गया, उसके बाद 1100 हो गया, मतलब डेली का फ़ाइन पड़ रहा है, ऐसे है वो कह रहा है कि 2 दिनों के लिए तो फिक्स चार्ज है, उसके बाद एडिशनल चार्ज है पर डे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले तो दिख रहा है ना ये, हाँ दिख रहा है, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 2 डेज इक्वल्स टू एक्स रुपीज़, ठीक है जी। तो एडिशनल चार्ज क्या था, एडिशनल चार्ज देयर आफ्टर वो मान लो आपका वाई रुपीज़ है, ठीक है। तो लतिका पेड 22 रुपीज़, उसने 22 रुपीज़ दिए फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 6 डेज, 6 दिनों के लिए उसने बुक दी और उसको कितना किराया पड़ा 22 रुपीज़। उन 6 में से बेटा 2 दिनों का तो एक्स पक्का है, फिर बचे 4 वाई इक्वल्स टू 22, मेरी बात को समझे बेटा, 2 दिनों का तो एक्स पक्का है ना, उसके बाद 4 वाई पड़े, 4 दिन पड़े और 1 दिन का किराया कितना वाई रुपीज़, तो 4 इंटू वाई हो गया ना, तो टोटल करके 22 आ गया। सिमिलरली आनंद ने 16 रुपीज़ दिए 4 दिनों के लिए, जिसमें से 2 दिनों का किराया तो एक्स हो गया, पीछे बचे 2 दिन, तो सारा किराया टोटल करके कितना आ गया 16। मेरी बात को समझे बेटा, ये इक्वेशन बना लो। बच्चे क्या गलती करते हैं, इधर 2x लिख देते हैं क्योंकि 2 दिनों का है,
बेटा वो 2 दिनों का मिला के ही एक्स है, एक्स हमने एक दिन का नहीं कंसिडर करा, तो अकेला एक्स आएगा। ठीक है, तो इनको कर दो माइनस, तो ये बन जाएगा 2y इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू आ गई 3, यानी कि एडिशनल चार्ज एक दिन का क्या हो गया 3 रुपये। अब फिक्स्ड चार्ज देख लो, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ दूसरी में, ये मुझे ईजी लग रही है। ठीक है जी, y की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, 3 पुट कर दी, तो ये आ गया x प्लस 6 इक्वल्स टू 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, अगेन यहाँ नहीं छोड़ना, इंग्लिश लिखनी है, चलो एक बार लिख देता हूँ। देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस फॉर 2 डेज, 2 दिन के फिक्स्ड चार्ज क्या हो गए 10 रुपीज़। ठीक है जी, तो उसके बाद क्या था, एडिशनल चार्जेस देयर आफ्टर। ठीक है, उसके बाद पर डे के अकॉर्डिंग एडिशनल चार्जेस क्या है 3 रुपये, एक दिन का आपको कितना देना पड़ेगा 3 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए स्केच चेंज कर लेते हैं। 21, अच्छा 21 आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बेसिकली ना 21 था तो ईजी, लेकिन 21 में क्या था, 21 जो क्वेश्चन था ना वो मतलब जो 21 क्वेश्चन था उसमें एक ही वेरिएबल था, मतलब यहाँ पे तो 2 वेरिएबल है ना, वहाँ पर एक ही वेरिएबल था, तो वो छोटी क्लास का काम हो जाता है, वो 7th 8th का, तो मैंने इसलिए नहीं करवाया। चलिए, द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर 6x प्लस 10 डिग्री, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, जैसे ये वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, मान लो कुछ भी है। ठीक है, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। वो कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 4 एंगल्स। वो कहता है पहले तो ये एक्स और वाई फाइंड करो, फिर चारों एंगल्स भी निकालो। अब बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दे रखा है। साइक्लिक का मतलब पता क्या होता है, ये आपने 9th में पढ़ के आए हो वैसे, सर्कल वाले चैप्टर में। साइक्लिक का मतलब होता है कि ऑपोजिट एंगल्स को प्लस करो तो 180 डिग्री मिलता है। ये ऑपोजिट एंगल्स को प्लस करो तो 180 डिग्री मिलता है, मेरी बात को समझे। यानी कि क्या लिखेंगे इसको, सिंस ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, देयर फॉर ऑपोजिट एंगल को प्लस करेंगे 180 आएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो गया बेटा 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू क्या है 6x प्लस 10, 6x प्लस 10 प्लस सी की वैल्यू क्या है बेटा x प्लस वाई, सी की वैल्यू है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, समझे। तो ये बन गया 7x प्लस वाई इक्वल्स टू 170 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब बी और डी को प्लस करेंगे, ये अपोजिट है, ठीक है 180 आएगा। ठीक है, बी और डी अपोजिट है। बी की वैल्यू है बेटा 5x, बी की वैल्यू है 5x प्लस जो एंगल डी है उसकी वैल्यू क्या है 3y माइनस 10, जो एंगल डी आया उसकी वैल्यू क्या है 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ गई 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 190 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, अब आपकी इच्छा, जैसे मर्जी करो, एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन से कर लें, सारी एक्सरसाइज होगी, एलिमिनेशन ही करी जाने। चलो, या मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ 170 माइनस 7x, और उसको यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 5x प्लस 3 टाइम्स 170 माइनस 7x इक्वल्स टू 190 डिग्री। ठीक है, तो 5x प्लस ये क्या बन गया 510 माइनस 21x इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो ये 5x माइनस 21x, ये क्या बन गया 5x माइनस 21x इक्वल्स टू 190 माइनस 510, तो ये बन गया माइनस 15 नहीं 16 आ गया, 16x इक्वल्स टू माइनस 0 और 2 3। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये क्या बन गया 16x इज इक्वल्स टू 320, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 320/16 यानी कि 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20। अब x को 20 जहाँ मर्जी पुट कर दो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है जी, मुझे आसान लग रहा है। 7x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 170, तो 7 इंटू 20 प्लस वाई इज़ 170, तो 140 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 170, तो वाई कितना आ गया 30 डिग्री ना, 140 माइनस हो गया उधर से, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब चारों एंगल निकाल लो भाई साहब। ए क्या था 6x प्लस 10 डिग्री, 6x प्लस 10, 6x प्लस 10 का मतलब हो गया 6 इंटू 20 प्लस 10, तो ये आ गया 120 प्लस 10 यानी कि 130 डिग्री। एंगल बी निकाल लो, एंगल बी क्या था 5x डिग्री, एंगल बी था 5x यानी कि 5 इंटू 20 यानी कि 100 डिग्री। एंगल सी निकाल लो, एंगल सी क्या था सिंपली x प्लस वाई था, एंगल सी क्या था x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू क्या बेटा एक्स की वैल्यू आई थी 20 और वाई की वैल्यू आई थी 30, यानी कि ये हो गया 50 डिग्री। ठीक है, ये देख लो 130 और 50 प्लस करके 180 हो गया ना ऑपोजिट एंगल को,
इस तरह से ये 100 है, तो यानी कि डी की वैल्यू 80 आनी चाहिए। ठीक है, तो 3y माइनस 10 डिग्री है, 3y माइनस 10 डिग्री। ठीक है, 3y का मतलब हो गया 3 इंटू वाई है 30 माइनस 10 यानी कि 90 माइनस 10 आ गया 80 डिग्री। ये लो 80 आया। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से क्या हुआ बेटा, चारों एंगल्स की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत बड़ी बन गई, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे थे बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। व्हाट्सएप ग्रुप में बेटा ज़रूर ऐड हो जाना अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए।